मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम अगेन टू लॉजिस्टिक केमिस्ट्री। तो बच्चा, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ लिया था मेरे इससे पहले वाले लेक्चर में। जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्टली इससे पहले वाला लेक्चर चैप्टर का ज़रूर देखें, ठीक है। तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है सब्सटेंस पे, वो सब चीज़ें हमने उस लेक्चर में देखी हैं। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उस लेक्चर को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और फिर मेरे इस सेकेंड लेक्चर पे इस चैप्टर के मूव कीजिएगा। तो बच्चा, अब हम आज इस लेक्चर में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स ने मोशन, देखो हमने पहले पढ़ा है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, है ना। तो वो, और उससे पहले कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया था। गैलीलियो आया, एरिस्टोटल आया, बट उनकी थ्योरीज जो थी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लेके थी। हमारे चैप्टर में मेन हमने न्यूटन्स लॉ ही पढ़ना है, न्यूटन्स की थ्योरी ही पढ़नी है। तो न्यूटन ने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों को लेके वो चला था, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था राजे? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है राजे, कोई बॉडी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, तो वो मूव नहीं करना चाहती, वो मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक, आई रिपीट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। न्यूटन्स ने ये कहा था, आई रिपीट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है और वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव ही करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। राजे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने एक बुक, एक टेबल है, मैंने जिस पे बुक रखी है, लेट्स सी कि मैंने ये बुक जो है इस पे रख दी है, ठीक है। मैंने इस पे बुक रख दी है, अब ये रेस्ट पे है ना, आपको दिख रही होगी ये बुक रेस्ट पे है। अब ये बुक मूव नहीं कर रही और ये मूव करना भी नहीं चाहती। ये तभी मूव करेगी जब इस पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगी। तो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था कि ये बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है लाइक दिस बुक, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। यहाँ मैंने एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगाया? मेरा हैंड। हियर इन दिस एग्जाम्पल माई हैंड इज एक्ट एज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तभी इसको मैं रेस्ट से मोशन पे लाई। बट जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो फिर से रेस्ट पे आ गई, देखो, है ना। तो ये बुक जो है ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है, रेस्ट पे है, तो ये तभी मोशन में आएगी जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी। सेम, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। होप आपको फर्स्ट लॉ क्लियर होगा विद माय एग्जांपल। तो राजे, बॉडी की ऐसी टेंडेंसी, किसी बॉडी की ये टेंडेंसी कि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। बॉडी की इस टेंडेंसी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो लेट्स राइट द tendency of body to remain at rest or if moving in straight line इफ मूविंग, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूव, टू कंटिन्यू
move in a straight line is called inertia. तो बॉडी की वो टेंडेंसी राजे कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, रहना चाहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहना चाहेगी। बॉडी की इस टेंडेंसी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दैट्स वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब देखो राजे कि इनर्शिया क्या है, कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि बॉडी क्या करेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो मूव करे तो मूव करते रहना चाहेगी। तो बॉडी की हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। कि वो अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं जाना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं जाना चाहेगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो क्या होगा? इनर्शिया। अब देखो राजे, अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए। आई रिपीट, ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर द इनर्शिया, greater will be greater the inertia, greater will be force required to bring a change in its state of rest or of uniform motion। क्या मतलब हुआ राजे इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर इनर्शिया ज्यादा है, किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, कि उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, किस चीज़ में रहने की कैपेसिटी, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। अगर उसमें इस चीज़ की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमें उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, अगर वो रेस्ट में है उसको मूव कराने के लिए, अगर वो मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बेटा टॉपिक को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है कि आपको समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो, है ना? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी थी, टेंडेंसी थी कि बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। जैसे मैंने आपको बुक वाला एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है? तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब बात मैं क्या कह रही हूं सेकेंड, कि ग्रेटर द इनर्शिया, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है तो हमें उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सही बात है। इनर्शिया ज्यादा मतलब उसमें टेंडेंसी ज्यादा है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव करा तो मूव में ही रहेगा, मूव करता ही रहेगा। तो उसकी ये टेंडेंसी उसमें ज्यादा है। तो उसकी इस टेंडेंसी को कम करने के लिए, उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका इनर्शिया ज्यादा है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट हमें कैसे पता चलेगा राजी कि इनर्शिया किसका ज्यादा है? तो इनर्शिया इज डिपेंड ऑन द मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे।
तो मास क्या है, मैं ये लिख सकती हूं, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। कि मास क्या है, इनर्शिया को मेजर करने का एक, मास क्या है, इनर्शिया को मेजर करने की एक क्वांटिटी है। कि मास क्या, मास से हम पता लगा सकते हैं कि इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा राजे, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब कोई बॉडी जितनी हैवी होगी उसमें उतनी कैपेसिटी होगी कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, और उतना ही हमें उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मास क्या है, मेजर है इनर्शिया का। कि ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, ग्रेटर द मास देन greater will be inertia। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। अगर मैं आपको कहूं कि राजे मेरे पास एक फुटबॉल है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं कि मेरे पास एक फुटबॉल है और एक मेरे पास स्टोन है, तो मुझे बताओ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो आप मुझे क्या कहोगे कि मैम जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, है ना। तो इस केस में स्टोन का मास ज्यादा है, तो स्टोन का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं किक करती हूं, मैंने एक स्टोन को किक किया और एक मैंने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल क्या है, लाइटर है देन स्टोन। तो फुटबॉल पे तो मुझे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो इतनी दूर जाएगी, पर स्टोन पे मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, और मेरे इतने फोर्स लगाने के बाद भी वो ज्यादा दूर मूव नहीं करेगा। तो स्टोन हैज मोर इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया देन फुटबॉल, सो वी हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स ऑन स्टोन एज कंपेयर टू फुटबॉल। तो अगर आपको ऐसा सा क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे ना इजली। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है और एक रबड़ की बॉल है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स क्रिकेट की बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा देन रबड़ की बॉल। रबड़ की बॉल का वेट कम होगा, रबड़ की बॉल का मास जो होगा वो कम होगा। ठीक है, दैट्स वाई इसका इनर्शिया जो होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। क्लियर है, होप आपको ये चीज क्लियर होगी अब, है ना। अब देखो राजे, आपको एक यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा कि मेरे पास एक टम्बलर है, टम्बलर के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस काट के रखा है और उस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर मैंने एक कॉइन रखा है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कहा कि अगर मुझे किसी बॉडी को रेस्ट पे है, अगर उसको मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, अब देखो मैंने क्या करा, वो एक्सटर्नल फोर्स, पर बॉडी तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और जो मूव कर रही है मूव, पहले हम रेस्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड के टुकड़े पे क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया। उसके बाद मैंने अपनी फिंगर से कार्डबोर्ड को फ्लिक किया। ठीक है, आपको डायग्राम में इजीली दिख रहा होगा। तो तुम देखो जो कार्डबोर्ड है वो तो मूव कर जाता है, और जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो कहाँ गिर जाता है, टम्बलर के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ राजे, क्योंकि तुम सोचो पहले ऐसा क्यों हुआ। आई गिव यू 5 सेकेंड, सोचो कि क्यों हुआ ये। 5 4 3 2 1। होप आपको इसका आंसर आपके माइंड में क्लियर होगा, बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। देखो, जब मैंने कार्डबोर्ड के पीस को फ्लिक किया तो कार्डबोर्ड जो था वो मूव कर गया, दूर चला गया, और जो सिक्का था, जो कॉइन था, वो टम्बलर के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ राजे, मैंने कार्डबोर्ड के पीस को फ्लिक किया, मतलब दैट मीन्स मैंने कार्डबोर्ड के पीस पे फोर्स लगाया। तो ऑफ कोर्स मैंने उसको फोर्स लगाया तो उसकी रेस्ट वाली जो स्टेट थी उसको चेंज होना था, वो मोशन में आ गया। बट जो कॉइन है वो रेस्ट पे था कार्डबोर्ड के ऊपर, और उस पर मैंने फोर्स नहीं लगाया, दैट मीन्स वो अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहता है ना।
तो ये इनर्शिया है, यही जो है लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती। तो कार्डबोर्ड भी पहले रेस्ट पे था, बट मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव कर गया, ठीक है। बट कॉइन जो है वो रेस्ट पे था और वो अब भी रेस्ट पे ही रहना चाहता है क्योंकि मैंने उस पर फोर्स नहीं लगाया। तो वो अपनी पोजीशन को, रेस्ट वाली पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो क्या होता है, टम्बलर में गिर जाता है और रेस्ट पे आ जाता है। तो ड्यू टू एनर्शिया, टेंडेंसी है उसकी कि वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता। तो वो पहले रेस्ट पे था और आफ्टर फ्लिकिंग कार्डबोर्ड तो मूव कर गया, बट मैंने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया। तो कॉइन पे फोर्स नहीं लगा तो कॉइन कहाँ गिर जाएगा, टम्बलर के अंदर, ड्यू टू एनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, एनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पहले कॉइन रेस्ट पे था और उसने अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को ही मेंटेन करना था, दैट्स वाई वो टम्बलर के अंदर गिर गया। तो ये क्या हुआ, एनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब आपको क्लियर है ना कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। तो चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या था राजे, जो फर्स्ट लॉ था उसने ये भी कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, ठीक है। ये हमने देख भी लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। तो उसने साथ के साथ ये कहा था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन के अंदर तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। हम साइकिल चलाते हैं नॉर्मली, तो वो क्या कहता, वो कहता अगर साइकिल मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, वो रेस्ट में आएगी नहीं। पर ऐसा होता है कि मूव ही करती रहती है हमारी साइकिल? नहीं, एक पोजीशन, एक स्टेट ऐसी आती है जब हमारी साइकिल क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है, जब हम उस पर ब्रेक्स लगाते हैं, ठीक है। ब्रेक्स नहीं भी लगाएंगे, अगर हम उसको पैडल नहीं मार रहे तो वो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो खुद ब खुद रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। तो वो क्यों होता है, वो रेस्ट पे अपने आप आ जाती है क्योंकि क्यों आती है वो रेस्ट पे, हमने तो उस पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं। वो रेस्ट पे इसलिए आती है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स उसको मूव नहीं करने देता, उसकी मोशन वाली स्टेट को रेस्ट में ले आता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इस केस में भी सही है, उसका लॉ बिल्कुल सही है न्यूटन का, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, कोई भी अपोजिंग फोर्स ना लगे तो हमारी साइकिल खुद ब खुद मूविंग स्टेट में ही रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है राजे, चाहे हम लगा रहे हैं, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स है, चाहे वो एयर का रेजिस्टेंस है, कोई भी फोर्स हो सकता है वो, बट वो तब तक रेस्ट पे नहीं आएगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो साइकिल वाले केस में भी अगर हम पैडल घुमाना बंद कर देते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे साइकिल के मोशन को अपोज करता है और उसको रेस्ट पे ले आता है। क्लियर है? तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स के फर्स्ट को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। और हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वो मूव ही करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मैंने आपको दोनों जो डेफिनेशंस हैं इसकी, दोनों जो डेफिनेशन का पार्ट है रेस्ट वाला और मोशन वाला, वो अच्छे से आपको विद एग्जाम्पल समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं। आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखते हो कि फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप मेरे इस लेक्चर को अच्छे से देखो, करो, क्योंकि अगर आपको पता होगा इनर्शिया क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, तब भी आप राजे इसकी एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ पाओगे। एप्लीकेशन जब मैं आपको कराऊंगी ना, आप खुद आपको लगेगा कि ये सही बात है, ये ऐसे होता है हमारी रूटीन में, बट वो क्यों होता है, वो इनर्शिया की वजह से होता है। तो फिर आपको अगर पता होगा इनर्शिया क्या है, तभी तो आप उसको समझ पाओगे ना उस चीज को। तो आप ये लेक्चर को अच्छे से करना। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ, तो अगर आपको वो लेक्चर भी देखना है इस लेक्चर से पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करो, मेरा लेक्चर आ जाएगा और आप उसको पहले अच्छे से देखो, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अच्छे से पता होगा तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आपको नोट, और हाँ स्टूडेंट्स प्लीज़
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर आपकी प्रेस होगी तभी आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेशन ऑन टाइम मिलेगी, कि जैसे ही मैं लेक्चर अपडेट करूंगी आपके पास एग्जैक्ट उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने लेक्चर अपडेट कर दिया, तो आपको अब देखना है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि आपने नोटिफिकेशन बेल अब को प्रेस नहीं किया और मैंने लेक्चर अपडेट कर दिया और आपको पता ही नहीं चलता। जब आप मेरा चैनल ओपन करते हो तो आपको दिखता है कि मैम ने लेक्चर ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको अच्छे लगती है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ अच्छे अच्छे रिव्यूज़ ज़रूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक